तो टाइको ब्राहे ने भी गैलीलियो की तरह, जैसे मोशन के अंदर गैलीलियो ने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उसके सब स्टेटमेंट है। लॉ जो बताया तो ग्रेविटेशन लॉ तो न्यूटन के थे, लेकिन न्यूटन ने भी जो स्टेटमेंट पढ़े थे वो तो गैलीलियो के थे। गैलीलियो के स्टेटमेंट को उन्हें प्रैक्टिकली प्रूव करके दिया तो न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मिला। सिमिलर हिस्ट्री इसमें भी है, ग्रेविटेशन में भी। ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले तो पहला मैंने बताया था क्या कि 2000 ईयर पहले, जिसको हमने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई, सॉरी जियोसेंट्रिक थ्योरी बताई। हेलियोसेंट्रिक जो बताया वो टाइको ब्राहे ने दिया। टाइको ब्राहे की सबसे ज्यादा रिसर्च है इस टाइप की प्लेनेट मतलब स्पेस साइंस के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट तौर पे लिख के दिया है, रूल या लॉ करके नहीं बताया। लेकिन केपलर ने सभी थियरी, सभी रूल, सभी स्टेटमेंट जो उन्होंने बताए थे वो पढ़े, और बाद में उसने भी 3 डिफरेंट लॉ बताए, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, तो वो हिस्ट्री फिर से वही रिपीट हुई, जो गैलीलियो का काम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद न्यूटन ने अपने रूल बताए थे, सिमिलर टाइको ब्राहे की सभी स्टेटमेंट थियरी पढ़ने के बाद केपलर ने अपने 3 रूल दिए। स्टेटमेंट तीनों के लिए एक्सप्लेन भी करके दिया है, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखो। सबसे पहले तो क्या बताया कि सपोज सर्कुलर पाथ पे मोशन होती है, किसी प्लेनेट की मोशन सर्कुलर पाथ पे होती है तो सेंटर पे सन होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल होता है इसमें सिर्फ 2 सेंटर होंगे और दोनों में से किसी एक सेंटर पे सन होगा। ये इसकी हायर रेडियस और लोअर रेडियस, मतलब बी और ए, उसको रेडियस बताया जाता है, मैंने 2a 2b ऐसे लिखा। इलेक्ट्रिकल पाथ पे जब जाता है तो दोनों में से किसी एक सेंटर पे सन होता है, सर्कल होता है तो सेंटर में ही सन रहेगा, मतलब सन सेंटर में रहेगा और जो प्लैनेट है वो मोशन करेंगे। फर्स्ट लॉ में ऐसा बताया, सर्कुलर है तो सेंटर में, इलेप्टिकल है तो दोनों में से किसी एक सेंटर पे सन होना चाहिए और तब जाके ये ऑर्बिट कंप्लीट होती है। फर्स्ट रूल इस तरह से ड्रॉ करके दिया। सेकंड जो बताया, सेकंड को भी लाइन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, सपोज यहाँ सन है और जब ये अर्थ रोटेट होती है इस तरह से और सपोज यहाँ से यहाँ तक गई, तो जितने टाइम दे, सपोज t1 और ये t2, सो डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 in unit time. Area swept by line joining with the planet and sun always remain constant. T1 से T2 के अंदर जब भी लाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक मोशन होती है तो जितना एरिया वो स्वेप्ट करती है उतना ही यहाँ भी होगा कि ये T1 तो ये T2, तो ये जितना एरिया इतना एरिया यहाँ भी होगा, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बराबर कांस्टेंट होगी नहीं, नजदीक होगी स्लो पास होती है, दूर स्पीड में पास हो जाएगी, ऐसा होता है। एरिया स्वैप्ट होता है मतलब ये एरिया जो है वो रिमेन कांस्टेंट, एरिया कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा लिख के दिया है। ओके, और ये होता है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे मिलता है। क्लियर? तो उन लोगों ने इसके लिए भी कंप्लीशन का दी है, उन लोगों ने इसके लिए भी एक कंप्लीशन दी है। जस्ट अ मिनट, सिर्फ आप इसमें स्टेटमेंट याद रखेंगे तो भी चलेगा कि स्टेटमेंट से ही ये रूल दिया है कि यूनिट टाइम के अंदर जो एरिया शिफ्ट होता है उतना ही, मैंने यहाँ बताया कि दूर है तो T1 से T2 जाएगा तो इतना एरिया मिलेगा, उतना ही एरिया T1 T2 में यहाँ मिलेगा, मतलब लाइन जॉइनिंग विद प्लैनेट टू सन, मतलब वो जो एरिया स्वेप्ट करेगा इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड कांस्टेंट या ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, इसको एरियल वेलोसिटी भी बताया जाता है। चेक करो कि ये डेल्टा टी टाइम है और एरिया क्या होगा डेल्टा है, सो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसको एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, और इसके लिए फॉर्मूला थे L अपन 2m। L मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट या प्लेनेट, m मतलब मास ऑफ प्लेनेट, सो एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए अपन डेल्टा टी
in unit time area swept by line joining with the planet and sun has remained constant, so delta by delta t remain constant is equal to L by 2m. अब प्लेनेट की मास तो कांस्टेंट होती है, लेकिन L कांस्टेंट होगा तब जाके कांस्टेंट रहेगा. ओके, इसकी यूनिट क्या होगी? एरियल वेलोसिटी का यूनिट लिखना है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. और इसकी डायमेंशन सब फॉर्मूला सपोज बना तो m0 L2t - 1 इस तरह से हो सकता है. एरियल वेलोसिटी ऐसे भी वर्ड यूज की जाती है. ओके, तो फर्स्ट रूल कैसा था? सर्कुलर पाथ है तो जो सेंटर हुआ, इलेप्टिकल है तो दो सेंटर होंगे, किसी एक सेंटर पे सन होगा और इस तरह से इसकी मोशन कंटिन्यू होगी. लेकिन यहाँ सेकंड में लाइन जर्नी विद प्लैनेट एंड सन एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. इट्स कॉल्ड डेल्टा by delta t is equal to L by 2m. L is the angular momentum of an object या planet and mass of planet. क्लियर? ये पूरा सिंप्लीफाई करके दिया, लेकिन इसको याद नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट. ओके, नाउ थर्ड रूल. अब थर्ड रूल में क्या दिया कि सपोज अभी वो डायग्राम आता फिर से, इसको हमने ए करके लिखा था, टोटल 2 ए था ए. सपोज एक रोटेशन कंप्लीट करना है तो पीरियडिक टाइम टी. ओके, तो उन्होंने बताया कि स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है. टी स्क्वायर पीरियडिक टाइम टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर रेडियस. ये लोअर रेडियस होती है और ये हायर रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हाँ, सर्कुलर पाथ पे मोशन होती है सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सिंगल रेडियस, तो आर क्यूब ऐसा लिखा जाएगा. क्लियर? आर क्यूब करके लिखा जाएगा. अब उन लोगों ने बताया कि सपोज टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब. के लिखो, क्यू लिखो, किसी कांस्टेंट की वैल्यू यूज करनी है. ओके, तो एक चीज और भी रखनी है कि इनसे जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे इसमें बहुत सारे है. log t टेंस टू log a. ग्राफ की स्लोप क्या होगी? log t टेंस टू log a. ग्राफ की स्लोप क्या होगी? तो यहाँ क्या काम करेंगे आप? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सपोज एक क्यूब मैंने लिखा, so t is equal to k. k रेस टू 3/2 होगा. जब log लेंगे तो 3/2 कहाँ आएगा? आगे ऐसा लिख सकते हैं कि log t is equal to k तो कांस्टेंट है, 3/2 log, ये जो है इसकी स्लोप होगी. लेकिन समझ आप क्वेश्चन चेंज कर दिया कि log a वर्सेस log t, तो आंसर होगा 2/3. इसके लिए क्या लिखेंगे? 3/2. ग्राफ की स्लोप ये कंप्यूटर में ज्यादा पूछा जाता है. जो इससे उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. इस रेडियस को सेमी मेजर बताया जाता है. सेमी स्मॉलर भी बी होती है. सेमी मेजर मतलब ए. ओके, 3 ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए. पहले तीनों स्टेटमेंट एक बार फटाफट आप देखो, दर्पण से चेक करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जब आप चेक करेंगे फर्स्ट, तो वहां वो लिख के दिया है. पहले मैंने बताया था जियोसेंट्रिक थियरी और हेलियोसेंट्रिक थियरी. इसने कॉपर निक्सन को ही बताया कि इसने बताया कि ये सेंटर में रहता है और घूमता है टाइको ब्राहे की जगह. एक बार एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो और जितने जितने साइंटिस्ट के नाम क्या लिख के दिया उसको अंडरलाइन कर लो पहले एक बार, और बाद में तीनों रूल वाली स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है. तीनों रूल की स्टेटमेंट मतलब सेकंड क्वेश्चन में रूल लिख के दिया, थर्ड में दिया, फोर्थ उन लोगों ने पूरा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिया है. ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. मतलब आप फोर्थ वाला कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड, थर्ड और फिफ्थ उतना पढ़ लो. चलो जल्दी. सर ये लिखने भी है, अभी नहीं अभी लिखना, पढ़ना है पर हाँ. हाँ बाद में लिखने के लिए स्टेटमेंट होंगे. इससे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है, पूरी सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखनी है.
जो रूल बताया वो स्टेटमेंट। सर ये तो 2 कैंसिल तो कैंसिल। हाँ, लेकिन इसलिए बताओ कि इसलिए बताओ ओनली स्टेटमेंट लिखेंगे आप। मैंने इसलिए आपको 4th नंबर क्वेश्चन लिखने के नहीं बताया, क्योंकि कैंसल है, और कैंसल है इसलिए इसको प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन स्टेटमेंट जो याद रहने चाहिए, और इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखना। कंप्लीट तीनों Yes, sir. स्टेटमेंट। टेक्स्ट में जो कैपलर्स को वाला तो टॉपिक कैंसिल है, बराबर है, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि तीनों स्टेटमेंट होंगे तो इस टाइप के एमसीक्यू पता चल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा, राइट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? अब उस स्टेटमेंट में तो gravitational force is directly proportional to m1 into m2 but inversely proportional to square of distance। तो इसका मतलब f is proportional to m1 into
m2 इस तरह से रहेगा और f इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ओके, अब प्रोपोर्शनल टू करके लिखेंगे तो m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर, बट इक्वल टू लिखना है तो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, और जिसकी वैल्यूएशन कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कभी चेंज नहीं होगी। और G की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर? इसके डायमेंशन फॉर्मूला भी लिस्ट में हमने कंप्लीट की थी, लेकिन फिर से न्यूटन मतलब फोर्स, सो m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, सो L स्क्वायर, केजी स्क्वायर मतलब m⁻²। तो इसके लिए आंसर क्या होगी? ये m1 ये m2 मतलब m⁻⁻1, ओके, L⁻³ एंड T⁻⁻²। हाईएस्ट रिपीट होने वाली है डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? तो आप पूरा लिखेंगे, मतलब आगे जो क्वेश्चंस मैंने बताया इसमें पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन से पूरा लिखना शुरू करेंगे। बराबर? ये जो एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने 7 नंबर क्वेश्चन में दी है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट m1 और m2, डिस्टेंस क्या बताया r, ओके, तो फर्स्ट सेकंड पे जो फोर्स देगा उतना ही फोर्स सेकंड फर्स्ट पे देगा। क्लियर? तो लिखा कि force is directly proportional to m1 into m2 but inversely proportional to square of distance, and therefore F proportional to m1 into m2 by r square, okay, and therefore G m1 m2 by r square is a total force. G is a universal constant. कैसे कैलकुलेट किया वो भी इस चैप्टर में उसने दिया है। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट सबसे पहले ये जो है उसकी वैल्यूएशन भी प्रैक्टिकल से कंप्लीट की गई थी, वो भी लिख के दिया, कहीं भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होगी पूरे यूनिवर्स में। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख के रखेंगे जिससे मैंने कंप्लीट करके दिया, और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो।
ये वैल्यूएशन याद भी रखनी है 6.61 10⁻⁻11 क्योंकि वो कैलकुलेशन के वक्त न्यूमेरिकल में लोग देंगे नहीं भी देंगे। MKS के अंदर 6.61 10⁻11 व्हाट इज द वैल्यू इन CGS? CGS में कितना होगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। तो पहले 6.61 10⁻11 तो होगा। ओके, न्यूटन MKS यूनिट ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज अ CGS यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की CGS यूनिट क्या होगी? फोर्स के लिए आप CGS यूनिट कन्वर्ट करना चाहते तो डाइन करके लिखा जाएगा ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो 10⁻5 तो होगा, CGS कन्वर्ट करना है तो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मीटर? 1 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा? हम्म, 1 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा? 10⁻² centimeter. 10⁻² या 100 so 10⁻² whole square. Similarly 1 kg is equal to how much gram? 1 kg 3. 1000. 10⁻² square। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 6.67 10⁻² - 11 10⁻5 तो ये स्क्वायर रह गया। 10⁻², 2 मतलब टोटल 9 हो गया। 10⁻5 10⁻²⁻2 मतलब 10⁻9 4 और 5 अरे 10⁻6 सो 6.67 10⁻² माइनस ये 6 ऊपर गया मतलब माइनस हो जाएगा तो 3 बचा, तो यहाँ से निगलेक्ट करो मतलब क्या आ गया 10⁻² माइनस 10⁻² माइनस 8। ओके, 10⁻² माइनस 8 यूनिट क्या होगी? तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन ग्राम स्क्वायर। तो ये लिख के रखो, CGS में लिखना है 6.67 10⁻² माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये कैवेंडिश ने यूनिट दी थी, सबसे पहले ये यूनिट कैवेंडिश ने दी थी और कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट भी है। मतलब 7 नंबर क्वेश्चन प्रॉपर इसको प्रिपेयर करना है। क्लियर? और ये सब लिख के रखो, आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिख ली, बाकी तो वो भी 7 नंबर क्वेश्चन है वहां लिख लो दर्पण में ही। और ये कन्वर्जन भी लिख लो कि MKS टू CGS कैसे कन्वर्ट होगा। सर दर्पण में तो डायरेक्ट वैल्यू ही दी है जी की। हाँ सर, लास्ट लाइन में वैल्यू ही है, वैल्यू ऑफ G इज। हाँ, उसने लास्ट टाइम में वैल्यूएशन दी है लेकिन वो MKS की है, वो MKS है। अब उसको कन्वर्ट करके CGS में कन्वर्ट कर देंगे 6.67 10⁻² वाला। ओके, क्योंकि MKS वैल्यू तो डायरेक्टली दी जाएगी, CGS कैसे हुआ वो पता चलना चाहिए।
कंप्लीट हुआ, लिख लिया। यस सर। ये इसलिए कि सीजीएस यूनिट पता चल जाए, इसलिए टाइमिस्ट ऑफ फॉर्मूला भी लिख के रखनी है क्योंकि ज्यादा रिपीट हुई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन 12th में भी है, क्योंकि 12th के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फोर्स की फॉर्मूला है और 11th के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला है, और दोनों फॉर्मूला इक्वल जैसे है। क्यों? एज फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर, और 12th में कि Q1 Q2 by r स्क्वायर, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, तो दोनों की रिप्रेजेंटेशन इक्वली कर सकता है। उन लोगों ने यही बताया, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके दो कि फोर्स तो ऐसे भी क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो सबसे पहले ऐसा बताया कि 3 डायमेंशन के अंदर, सब इसको x लिखा, y और z, ने दो ऑब्जेक्ट, ये दो पार्टिकल m1 और m2, m1 m2 की पोजीशन वेक्टर r2, ये पोजीशन वेक्टर होगी r1, और जब आप 1 से 2 की ओर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए r या r12 लिख सकते हैं, r या r12। तो ओरिजिन से हमने दोनों ऑब्जेक्ट m1 और m2 की पोजीशन वेक्टर r1 r2 ड्रॉ कर दी। ओके, और ये दोनों के बीच एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसको मैंने लिखा r12, फर्स्ट से सेकंड की ओर का वेक्टर होगा, मतलब जो भी फोर्स लगेगा ये दोनों के बीच में लगेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू सेकंड इज F12, उसकी मैग्नीट्यूड, और फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। और ये फॉर्मूला या इस मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे, सो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखी थी भाई। फर्स्ट जो मास है, सेकंड पे जो फोर्स लगाई वो सेकंड से फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, G m1 m2 ओके अपॉन r स्क्वायर करके लिखा जाएगा। अब सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्मेट डिसाइड करना है, तो जो फोर्स लगेगा, सपोज फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू सेकंड, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पे जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि अट्रैक्टिव है F12, ये इधर क्यों लगेगा। सिमिलरली सेकंड पे फर्स्ट लगने वाली फोर्स इज F12, वो इस तरह से आएगी। इसका मतलब जो भी फोर्स है इन डायरेक्शन ऑफ R12, तो हमको R12 पहले कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, क्या R12। अब इस ट्राइंगल के लिए वेक्टर एडिशन की मेथड यूज करो। कौन सी, ट्राइंगल वाली मेथड यूज करना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा वेक्टर R1 क्योंकि इस डायरेक्शन में, उससे ऊपर से जो ड्रॉ किया था वो R12, फर्स्ट की इनिशियल पॉइंट, और लास्ट की जो फाइनल पॉइंट वो रिजल्टेंट होगा, मतलब R2 रिजल्टेंट होगा। R2 क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, एंड देयरफॉर R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ऐसा मिलेगा। R12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R2 माइनस R1। तो ये कौन सी वेक्टर आई, R12 वेक्टर, जिसको क्या लिखा जाएगा, R2 माइनस R1। सपोज इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, या R लिखो तो भी चलेगा। ओके, अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या थी, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर पता है फॉर्मूला क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऐसा लिखा जाता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि R12 कैरेट कंप्लीट करना है तो वेक्टर R12 अपन मॉड ऑफ R12 ऐसा लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R होगा, R2 माइनस R1 इज R12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R12 क्या लिखेंगे, R। तो ऐसे एक फॉर्मूला मिलेगी। क्लियर। अब मैं वेक्टर फॉर्मेट बता रहा हूँ, F12 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकंड से लगने वाली फोर्स। तो जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख दो,
मैग्नीट्यूड क्या होती है, Gm1m2/r²। ओके, ये वाली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, चेक करो तो। F12 किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ओके, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन किसकी है, r12 की, तो लिखेंगे r12 कैरेट। देखो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर की डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी है, r12 कैरेट की डायरेक्शन में, तो r12 कैरेट की भी फॉर्मूला है, तो लिखेंगे Gm1m2 r2 माइनस r1 अपन r³। मैंने यहाँ ऐड कर दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा r³। क्लियर। ओके, सिमिलरली आपको F21 कैलकुलेट करना है। F21 क्या लिखेंगे, Gm1m2 अपॉन r², मैग्नीट्यूड हो गया। F21 किस डायरेक्शन में है, इधर। अब इस डायरेक्शन में है तो हम इसको -r12 कैरेट लिख सकते हैं, या Gm1m2 अपॉन r² r21 कैरेट भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहां भी फॉर्मूला ऐसी होगी, -Gm1m2 अपन r² और r12 मतलब r2 माइनस r1 होल क्यूब। मतलब ये दोनों इक्वल है, देखो है इक्वल लेकिन ऑपोजिट, एक पॉजिटिव तो एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ओके, और बाद में जो मैंने यहाँ जो ब्लू एरो ड्रॉ किया ना, ऐसी दर्पण में एक और डायग्राम बनाई, लिखा ये F21 है, ये F21 है और ये F12 है, दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन F21 इज इक्वल टू माइनस F12, लेकिन दोनों है ऑपोजिट, दोनों है ऑपोजिट। इस तरह से उन्होंने आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 12th में भी इस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो।
डन सर। अब देखो उन्होंने उसके बाद सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करके दिया, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक में चेक करो तो टेक्स्ट बुक में सुपरपोजिशन दिया है? टेक्स्ट बुक के अंदर सुपरपोजिशन उन लोगों ने दिया है? सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है, सपोज 3 या 4 ऑब्जेक्ट भी है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन सुपरपोजिशन मतलब सबको ऐड कर दो, सबको टोटल ऐड कर दो, तो जो फोर्स मिलता है उसको रिजल्टेंट फोर्स बताया जाएगा। सिंपल है, सपोज एक्सप्लेन कर दें। ये जो अभी हमने कंप्लीट किया सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स थी, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिफरेंट 4 ऑब्जेक्ट्स दी। ये M1, M2, M3, फोर यहाँ लिखा है, 3 यहाँ है। अब उन्होंने सब जो मतलब पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू M1 दिया, ये जो है R12, क्या लिखेंगे? R12 तो क्या बताएंगे? R14। R13 ऐसे तो क्या होना चाहिए पता है? फर्स्ट की पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 4, मतलब -R41 ऐसा होना चाहिए। ये तो फोर्थ के लिए मैंने ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये भी मैंने 2 के लिए ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू 1, ओके। और ये बताया उसने लिखा R13 मतलब 3 की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा होगा। क्लियर? ऐसा उसने लिख दिया। अब मुझे फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली टोटल फोर्स चाहिए, फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स, फर्स्ट पे लगने वाली मुझे फोर्स चाहिए, तो इसका मतलब मुझे F12, F13, F14 ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट के ऊपर सेकंड से लगने वाली फोर्स, फर्स्ट पे थर्ड से लगने वाली फोर्स, फर्स्ट के ऊपर फोर्थ से लगने वाली फोर्स, सबको ऐड कर दो, ओके। तो एडिशन ही मिलेगी। अब देखो ये होगा GM1 M2, क्या लिखेंगे? GM1 M2, R12 कैरेट, R12 कैरेट, ओके, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 होल स्क्वायर। देखो GM1 M2 बाय R² हो गया और ये डायरेक्शन आ गई, मतलब कंप्लीट। बाद में GM1 M3, R13 कैरेट, R13 होल क्यूब, मॉड ऑफ करके लिखना है, GM1 M4, R14 कैरेट, स्क्वायर नॉट क्यूब, ओनली स्क्वायर, ओके। अब उन लोगों ने बताया कि यहां तो अपोजिट है, तो ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 R21 होल स्क्वायर R21 कैरेट, क्योंकि R12 इज इक्वल टू माइनस R21 प्लस GM1 M3 R31 कैरेट and plus GM1 M4 R41 कैरेट। ऐसा क्यों लिखा? देखो पहले फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स चाहिए थी, और फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आना चाहिए, और यहाँ भी R12 होना चाहिए।
थर्ड सॉरी फर्स्ट से थर्ड पे लगने वाली फोर्स चाहिए, फर्स्ट पे, लेकिन किससे लगेगी, थर्ड से, या थर्ड से फर्स्ट में लगने फोर्स। ये जो डिजिट लिखा जाता है ना, उसमें लगने वाली फोर्स, फर्स्ट पे फोर्स लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, या भी फर्स्ट पे फोर्स लगे विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, क्योंकि मुझे m1 की फॉर्मूला चाहिए, m1 मतलब फर्स्ट पे, इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसके लिए यहाँ r12 r13 r14 ही आना चाहिए। लेकिन जो डायग्राम में हमने डिस्टेंस ड्रा किया था वो तो 2 का था विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इस फॉर्मेट में हमको इक्वेशन लिख के देना पड़ेगा, और इसलिए माइनस कॉमनली बाहर निकलेगा और सबको ऐड करेंगे तो इसको सुपरपोजिशन थ्योरम बताया जाएगा। ये है वेक्टर F1, फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, ऐसा हम M2 भी, सपोज F2 लिखना है, चलो सेकंड पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करें, सेकंड पे लगने वाली फोर्स लिखनी है तो पहले आप F21 कैलकुलेट करेंगे, F23 कैलकुलेट करेंगे एंड F24। सेकंड पे फर्स्ट से लगने फोर्स, सेकंड पे थर्ड से लगने फोर्स, सेकंड पे फोर्थ से लगने फोर्स, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है उन लोगों ने आपको 9th में दी। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह से कंप्लीट करके दिया। ओके, है कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। इसका मतलब हम 7 लिखेंगे, 8 9 और एक लास्ट कंप्लीट करेंगे 11 नंबर। 10 प्रिपेयर नहीं करना है, 10 प्रिपेयर नहीं करना है, 7 नंबर लिखना, 8 लिखना, 9 और 11। तो आज सर आगे के 3 नहीं, आगे तो स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, कैप्लर्स लॉ के तीनों के सिर्फ स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ओके, थियरी तो यहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। 7 8 9 और 11 कौन सा है कि जो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं, कैवेंडिश ने जो बताया 6.67 10⁻11, वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ था। ओके, तो वो प्रैक्टिकल उन लोगों ने यहाँ कंप्लीट करके दिया है। बस वो प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे तो आज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की सभी थियरी हो जाएगी, चारों थियरी के अंदर, और एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, उन लोगों ने बताया कि आपके पास एक रॉड है, जिस रॉड को उसने ए बी करके लिखा। ओके, इसको सेंटर से सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट ओ। ओके, यहाँ छोटे छोटे 2 स्फीयर होंगे, और सपोज आप दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस को मेरे ख्याल से डी लिखा उन्होंने, डी। ओके, 2 और स्फीयर ड्रॉ करके दिया, S1 और S2, S1 और सिमिलरली S2। तो ये जो स्फीयर है वो अट्रैक्टिव फोर्स देगा, मतलब जिसकी ज्यादा मास होती है उसकी आपको इफेक्ट ज्यादा दिखे। एज फॉर एग्जांपल अभी हमने कंप्लीट किया कि इस पेन से अर्थ पे लगने वाली फोर्स, सब इसकी मास स्मॉल m, तो ऐसा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G स्मॉल m me, मास ऑफ अर्थ अपन r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पेन एंड अर्थ। तो ये फोर्स किसकी हुई, पेन पे लगने वाली, यस, ये अर्थ पे लगने वाली, दोनों इक्वल है। पेन जितना फोर्स अर्थ पे देगी उतना ही फोर्स अर्थ पेन पे देगी। तो यहां से सपोज पेन फ्री करेंगे तो पेन नीचे जाती है, लेकिन अर्थ कभी ऊपर नहीं आती, मेरा फोर्स तो इक्वल है, फिर भी ये नीचे क्यों जाएगा, तो इसलिए जाएगा कि अर्थ की मास ज्यादा है और वो इफेक्ट आपको दिखेगी। तो यहाँ भी ऐसा होगा, इसकी मास ज्यादा है इसलिए वो अट्रैक्टिंग जो फोर्स है वो आपको दिखेगा, और इसलिए वो क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट होंगे। और जब ऑसिलेट होंगे, ओके, तो सबसे पहले तो इसके लिए कौन सा फोर्स होगा, देखो इसकी कैपिटल M मास, इसके लिए स्मॉल m, तो F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपन d स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर। ओके, इससे प्रोड्यूस होने वाली टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन थीटा, r मतलब डिस्टेंस, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस
कैपिटल एल, फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ओके। और ये दोनों के बीच के एंगल देखो, ये एल मतलब आर, आर और ये होगा एफ, ये आर और ये एफ, तो साइन 90। सो टॉर्क इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल अपॉन डी स्क्वायर, ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ओके। अब उन लोगों ने बताया कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लेकिन इससे भी होता है, इससे भी मतलब क्या होता है, आपने सपोज ये दोनों एफ S1 S2 पे रखे, जैसे रोटेट होके इस तरह से गया, ये दोनों स्फीयर उठा के यहाँ रख दो, S2 डैश S1 डैश, मतलब ये जैसे इस तरह रोटेट हुआ, दोनों की पोजीशन चेंज करो, मतलब पहले ऐसे रोटेट बाद में इस तरह से ऑसिलेशन कंटिन्यूटी रहेगी, ओके। तो ऑसिलेशन कंटिन्यू चलती है, तो उसने बताया कि जो एंगल क्रिएट होता है, सपोज यहां से फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो सपोज ऐसे टिल्ट हो गए, इस तरह का हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने दोनों स्फीयर इंटरचेंज किए, ऐसा भी होगा, तो ये दोनों के बीच के एंगल सपोज थीटा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। स्प्रिंग भी हम ऑसिलेट करते हैं, तो वेट रखेंगे तो ऑसिलेट होता है, लेकिन वो वापस भी जाती ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो यहाँ लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू के थीटा, क्या लिखा उसने, के थीटा, थीटा मतलब ये दोनों के बीच जो एंगल क्रिएट होगा वो, ओके। तो उसने लिखा कि जब रिस्टोरिंग टॉर्क और जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो दोनों इक्वल जब होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम एल अपॉन डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू के थीटा। के क्या होता है, तो जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स कांस्टेंट इज ए टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये वायर कौन सी है, उस वायर के लिए के की वैल्यू हमको फिक्स पता होती है। चलो हम कैपिटल जी इक्वल टू लिखेंगे, तो के थीटा डी स्क्वायर, के थीटा क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम और एल। देखो टॉर्सनल कांस्टेंट जो है वायर के लिए वो आपको दिया जाता है, थीटा मेजर करना, थीटा हो सके इतना कम रखना है, मैक्सिमम 1 डिग्री टू 5 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं। तो थीटा की वैल्यू कम होगी, डी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो यहाँ रखेंगे, कैपिटल एम हैवी स्फीयर का मास, स्मॉल एम लाइट स्फीयर का मास, एल लेंथ ऑफ अ रॉड, सब कुछ रख दो, आपको कैपिटल जी की वैल्यूशन मिलेगी, ओके। और इस तरह से वहां देखो उसने डायमेंशन फार्मूला भी लिख के दिया है, और 11 नंबर में सब कुछ दिया है कि सबसे पहले कैवेंडिश ने इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये कैपिटल सॉरी के क्या होता है अभी वो भी लिख के दिया है, के इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन थीटा, ये के इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इससे मैं लिख रहा हूँ, के इज इक्वल क्या लिखेंगे, टॉर्क अपॉन थीटा, इसके लिए न्यूटन मीटर यूनिट होता है और इसके लिए रेडियन। तो सपोज कॉम्पिटिटिव में कहीं भी पूछा जाए टॉर्सनल कांस्टेंट की यूनिट क्या, न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन, और डायमेंशन फार्मूला, तो न्यूटन मीटर मतलब जूल, डायमेंशन फार्मूला m1l2t-2 बिकॉज़ रेडियन यूनिट लेस डायमेंशन लेस, मतलब इसकी डायमेंशन फार्मूला नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन फार्मूला भी क्या होगी m1l2t-2, ओके। सभी वर्क, सभी एनर्जी, टॉर्सल कांस्टेंट, सबकी डायमेंशन फार्मूला इक्वल m1l2t-2, ओके। और इस तरह से सबसे पहले कैलकुलेशन करने के बाद कैवेंडिश ने हमको कैपिटल जी की वैल्यू दी थी, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्वेश्चन में लिखना है 7, 8, 9 और 11, 4 क्वेश्चन होमवर्क में लिख के देना है, और वो 3 स्टेटमेंट जो कैप्लर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ में दिया है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और इस तरह से प्रिपेयर, एक पोर्शन आज हमने कंप्लीट किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो आज कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्ट होगा वो एक्सेलरेशन के लिए होगा, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। लास्ट टेस्ट कौन सा लिखा था आप लोगों ने, 7 न्यूमेरिकल, वो लिमिटेड आपने जो दिए थे जहां तक करवाया हुआ। न्यूमेरिकल, हाँ मतलब न्यूमेरिकल तो जाओ 7 चैप्टर एमसीक्यू प्रिपेयर कर दो, ओके, इस फ्राइडे। ओके, और सर वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल का लोगे या फिर उतना ही चलेगा, रिमेनिंग न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ था ही नहीं, जो हमने फ्राइडे कैलकुलेट किया वही हुए ना, रिमेनिंग मतलब मैंने वेडनेसडे तक जो भी थे न्यूमेरिकल ले लिए थे, फ्राइडे जो पढ़ा है वही नहीं पूछा, और जितने पढ़ा उतने ही प्रिपेयर करना है, इसमें ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। और सर एग्जाम के लिए भी उतना ही करे ना जहां तक की है वो।
नहीं, 7 चैप्टर में उतना ही करेंगे। ओके, ओके सर। यस, 7 चैप्टर एमसीक्यू रहेंगे।